डॉक्टर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक बहुत लंबी जर्नी है और बहुत मुश्किल जर्नी है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम देयर 10th टिल दे आर ट्रीटिंग एक्चुअल पेशेंट्स। आई थिंक डॉक्टर्स के जो एथिक्स होते हैं, जो उनके वैल्यूज होते हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उनकी स्टोरीज होती हैं, वो मतलब उनसे सब लोग, हम आप और हर कोई काफी कुछ सीख सकता है कि डॉक्टर बनना एक बहुत मुश्किल काम है। और आज की वीडियो में हमने वो बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी है कि उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, उनकी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, और उनका जो गोल्स हैं लाइफ को लेके, लोगों को लेके, सोसाइटी को लेके, वो क्या होने चाहिए। और आई थिंक आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। हमारे साथ आज डॉक्टर विवेक पाठक, जो कि एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ। और ये वीडियो हमारा थोड़ा सा जो रेगुलर वो है कंटेंट, उससे कुछ अलग है। और आई एम होपिंग कि आपको ये सब अच्छा लगेगा। एंड लेट्स बिगिन। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ विख्यात, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, जैसे आज का जो हमारा वीडियो होगा, हम वैसे तो थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा उस पर रहता है, फन साइड रहते हैं, बट आज हम थोड़ा सा ऐसी बातें करेंगे जो मतलब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। अगर जैसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा उन बच्चों से जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास कोई राय मशवरा, कोई सजेशन? तो सबसे प्रथम तो हमको देखना होगा कि अगर आप में समाज के लिए काम करने की इच्छा है जी, तो आप इस प्रोफेशन में आए। जी, क्योंकि एक तो इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, बिल्कुल, है ना, लंबी पढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद बहुत पेशेंस चाहिए, जी, है ना। समाज को आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, बिल्कुल, है ना। आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, आपके कलीग्स को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, आपके साथियों को एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो ये एक तरह से आप देखा जाए तो एक सामाजिक जो है ये कार्य की तरह से ही इसको हमको लेना चाहिए। तो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे चालू करें? तो इसके लिए 12वीं तक आफ्टर 12th जी, इंटरमीडिएट एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं नीट यूजी। नीट, जी। तो नीट यूजी की परीक्षा दी जाती है, जो कि अखिल भारतीय ऑल इंडिया उसका रिजल्ट लेवल पे होती है, वो होता है, मान्य होता है। जी, उसके बाद विभिन्न कॉलेज अभ्यर्थी को मिलते हैं। जी, वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, और निजी भी हो सकते हैं, या प्राइवेट भी हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन जो उसकी रैंक है स्टूडेंट की, उसके जी, हिसाब से वो उसको मिलता है और वो ऑप्ट कर सकता है। बिल्कुल। सर, जैसे ये तो ठीक है कि मान लीजिए अगर मैंने 12th कर ली और अब अगर मुझे जो डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है मैं नीट दूंगा। इसके अलावा वो बच्चे जिनका नीट नहीं हो पाता, उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? क्योंकि शायद जैसे आयुर्वेद में भी आप लोग ट्राई करते हैं, क्या बोलते हैं, यूनानी भी होता है शायद, कोई फील्ड है जिसमें, मतलब तो थोड़ा सा अगर इनके बारे में भी आप। हाँ, तो देखिए, एक तो हो गई एलोपैथी और एक हो गई आयुर्वेदी, या जिसको हम बोलते हैं आयुष, है ना, जो है ना, तो उसमें होम्योपैथी ऑल्टरनेट, है ना। तो इन सब में भी आप जा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए बीएमएस कोर्स होता है, बीएचएमएस कोर्स होता है, जी, है ना। उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आजकल जो है इसका भी काफ़ी नहीं, अच्छा मतलब स्कोप है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी जिसका नीट नहीं हुआ, जिसका एमबीबीएस नहीं हुआ, वो ये सोचे कि यार मैं छोटा डॉक्टर हूँ। ऐसा नहीं कि डॉक्टर मतलब सब इक्वल होते हैं। डॉक्टर की लाइफ और जो उनका काम है उसकी उतनी ही सेम वो रहती है वैल्यू। ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई छोटा डॉक्टर है, कोई बड़ा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस चीज़ को लेके दुखी हो जाते हैं कि हमारा एमबीबीएस नहीं हुआ तो हम तो डॉक्टर ही नहीं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर अगर सेवा भाव जी, है ना, चाहे वो किसी भी लेवल का कर्मचारी हो स्वास्थ्य विभाग में, जी, उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए। बिल्कुल, मैं एग्जांपल देता हूँ। जी, कोई अगर आशा वर्कर है जो कि हाँ जी, पेरीफेरी में काम करते हैं, जी, जी, उनके लिए
जो गांव का जो एरिया है वही उनके लिए एक तरह से डॉक्टर है, मतलब फर्स्ट कॉल वही है जी। सबसे पहले उनको ही वो पकड़ेंगे ना कि भाई आज हमारे को सपोज पेट में दर्द हो गया है ना, हमको किसको दिखाना है। तो ये है वैल्यू। तो वैल्यू किसकी है? उनकी वैल्यू है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं है, सभी पद्धति और सभी लेवल पे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं सबकी उतनी ही वैल्यू है। और ऐसा कोई भी ना तो हम मन में लाते हैं ना किसी को लाना भी चाहिए कि ये ऊपर है या ये नीचे है, ऐसा नहीं है। सब एक लेवल पे है ऐसा, और सबको जो है एक साथ काम करना है जी। तभी जो है हमारा जो मिशन या विजन है उस पर हम आगे बढ़ पाएंगे। राइट। तो सर, और वो बच्चे जैसे मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप नीट के लिए तैयारी कर रहे थे तो वो भी एक वक्त आता है कि जब इंसान को लगता है ये बहुत मुश्किल है, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद आप हुआ होगा आपके साथ भी। तो वो मतलब वो जो हैं बच्चे, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ के हिम्मत नहीं हारनी, और ऐसा मतलब कुछ के आप जब खुद से बात करते थे तो उस टाइम कि मैं खुद को ये बोलता था इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। सबसे पहले तो जिसको हम बोलते हैं ना, आपको दृढ़ होना पड़ेगा, ग्रिट जिसको बोलते हैं जी, कि मुझे करना है तो फिर करना है, मतलब है ना। तो सपोज आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ओके, है ना, तो फिर आपको उस रास्ते पे चलना है। आपके पास आप एडवाइस ले सकते हैं। आप ऑब्वियसली बात है, आपको कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा, उसका तो कोई दौरा है नहीं जी। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको डेडिकेशन रखना पड़ेगा और निरंतर दृढ़ निश्चय के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी। जी। तो सर, वो बच्चे जिन्होंने MBBS में एडमिशन ले लिया है, जिन्होंने नीट अपना क्लियर कर लिया एंड उनका MBBS में एडमिशन हो चुका है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन हो चुका है, तो सर क्योंकि 5 साल का कोर्स है, 5.5 साल का कोर्स होता है, लंबा कोर्स है और मुश्किल कोर्स है। आसान मतलब ये ऐसी फील्ड है कि आसान मुझे नहीं लगता कुछ भी है लोगों के लिए। और इसके अलावा लोगों को ये चीज़ और लगती है कि शायद अगर वो MBBS हो भी जाए तो उसके बाद मास्टर्स करनी मस्ट हो जाता है आज की डेट पे, क्योंकि सिर्फ MBBS वाले डॉक्टर्स जो होते हैं वो उनको ऐसा होने लग गया है कि अब वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाते, मास्टर्स होनी मस्ट ही मस्ट है। तो इस चीज़ पे आपकी कोई राय? तो एक बार जब MBBS खत्म हो गई है जी, तो उसको हम बोलते हैं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। ओके ओके। तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ओके, है ना। वो सरकारी महकमे में जा सकता है, ओके, सरकारी हॉस्पिटल्स में, ओके। ओके, वहाँ पे वो CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। PG की तैयारी कर सकते हैं आगे चल के, जो आपने बताया कि MD या MS, जो हाँ थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं जी। और हर कोई वो ये चेष्टा करता है कि स्पेशलाइजेशन पे जाए, मतलब जी, ठीक है। और उसके बाद कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन पे भी जाते हैं, ओके, है ना, जैसे कि हमको बोलते हैं MCH या DM। ओके ओके, ठीक है। तो ये टिपिकली स्टूडेंट के ऊपर है, उसको क्या करना है वो डिसाइड कर सकता है कि किस तरफ उसको जाना है। ओके। तो सर जैसे स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे आपकी है ENT, आपकी फील्ड है, आपकी स्पेशलिटी है, एंड ऑब्वियसली बात है ENT मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक मतलब काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे खैर वैसा तो कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो इंपॉर्टेंट ना हो, बट ये है कि फर्स्ट इम्पैक्ट कोई भी चीज़ का हमारी नाक, कान और गले पे ही होता है। अगर जुकाम हो जाए, साइनस इन्फेक्शन हो जाए, या फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी बात करते हैं कोविड की, तो सर कोविड के टाइम तो मुझे लगता है कि आपका काम तो बहुत बढ़ गया होगा। शरीर में हमारे 5 इंद्रियां हैं, जी, 5 सेंसेस हैं जी। हमारे। आंखें जिनसे हम देख पाते हैं जी, कान जिनसे हम सुन पाते हैं, नाक जिससे हम सूंघ पाते हैं जी, जीभ जिससे हम टेस्ट ले पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, त्वचा जिससे कि हम टच कर पाते हैं। जी। जब तक ये शरीर में है हमारे पास तब तक तो भाई हम ठीक है, हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, है ना। जी, लेकिन जैसे ही ये जाते हैं
जाने के टाइम जिसके पास नहीं है उसको मालूम चलता है कि भाई मेरे ने क्या खोया है लाइफ के अंदर में। ठीक है, सेम बात कान की भी है ना। कान में अगर सुनाई दे रहा है जी तब तो हम ठीक हैं, जी नहीं तो सुनना कम हुआ कान का तो ऑक्यूपेशनल एक तरह से बोलते हैं उसको हम। पेशेंट जो एक तरह से वो पूरी तरह से लाइफ को वो नहीं कर पाता है जो है ना। जी तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है शरीर के अंदर में, एक छोटा छोटा चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये बोलूँ बहुत महत्वपूर्ण है, ये शरीर है हमारा, इसको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, मतलब है ना। जी तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, हाँ कोविड के टाइम पे खासकर बहुत सारे पेशेंट आए थे हमारे पास। वो पोस्ट कोविड एनोस्मिया हुआ था, मतलब सुनने की क्षमता चली गई पेशेंट की, जी या डिस्गुसिया बोलते हैं जो स्वाद चला गया अचानक से, जी जी है ना। जी, सेकंड वो बिल्कुल। फर्स्ट वेव में बहुत कॉमन था। उसके बाद पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस हो गया था वो, है ना। तो वैसे टाइप के बहुत पेशेंट हमारे पे आए थे उस टाइम पे। और सर मतलब पोस्ट कोविड सर मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कोविड से जितना नुकसान हुआ है, चाहे वो लाइफ्स का हो, जो लोग हमने सबने खोए वो तो आज हमारे साथ हैं ही नहीं, बट उसके बाद जो लोग रह गए और जिनको हुआ था कोविड, उससे जो नुकसान लोगों को हुआ है उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं अपनी फैमिली का एग्जांपल दूं, मेरे नाना जी हैं, 85+ हैं वो, एंड वो योगा करते हैं, अच्छा खाते हैं, जल्दी उठते हैं, सब कुछ, मतलब वो ऐसा लगता है कि उनकी उम्र 65 के आसपास हो, मतलब ऐसा है कि अपनी उम्र से कम, और बहुत एक्टिव है, उन्हें कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। और उनको जब कोविड हुआ था तो उस टाइम उन्होंने, मतलब ये था कि सब लॉकडाउन चल रहा था और लोगों को ये भी मतलब क्लियर ही नहीं था कि क्या कर सकते हैं। लोगों को बस ये था कि जो यहाँ से ये आया तो ये कर लो, वहाँ से कोई कुछ और बोल रहा है तो ये कर लो या कुछ और कर लो, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी उस टाइम जगह नहीं थी। तो उसके बाद जब उन्हें कोविड हुआ, और आज कोविड को गए हुए 2 साल हो चुके हैं अब, बट आज भी वो, मतलब उनको लंग्स में ऐसा वो हुआ कहते हैं इन्फेक्शन, कि आज भी वो है, मतलब लंग्स वीकेंड हो गए उनके उसकी वजह से, और ही स्टिल सफरिंग, मतलब उससे पहले उन्हें कुछ भी नहीं था और आज वो परेशान। देखिए ऐसा है कि पोस्ट कोविड फर्क तो पड़ा है ना, चाहे वो इम्यूनिटी हो चाहे वो हो, पर वो बहुत सारी स्टडीज़ उस पर जारी हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। उस टॉपिक पे ना जाते हुए मैं ये बोलूँगा, हाँ देखिए कोविड का फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, पर अगर आप दिनचर्या अपनी अपनी आदतें और दिनचर्या सही रखेंगे, जी है ना, तो आगे भी रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बनी रहेगी, है ना। अगर कोई वायरस है वो अटैक करता है बॉडी जी, में, अगर आप में क्षमता है बॉडी के अंदर में, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, रोगों से लड़ने की क्षमता जिसको जी बोलते हैं इम्यूनिटी, है ना, तो वो होनी जरूरी है। साथ में बचाव आप, है ना। अब मास्क हम लोग उस टाइम बोल रहे थे कि मास्क लगाना जी चाहिए, पर मास्क सिर्फ कोविड से नहीं बचाता, ये और भी बीमारियां हैं काफ़ी, है ना। जी चाहे वो टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो उससे बचाता है, जो पेशेंटों को एलर्जिक एनाइटिस है, एलर्जी के पेशेंट हैं उनको भी ये एलर्जी से एक तरह से बचाता है, बचाव करता है, जी है ना। तो ये सब दिनचर्या का ध्यान रखेंगे, आपने जैसे बताया योगा व्यायाम ये सब करेंगे तो, और बाकी जो हमारी जो बुरी आदतें हैं जैसे तंबाकू का सेवन, इन सब से बचेंगे जी। तो हम और पौष्टिक आहार लेंगे, है ना। हाँ मतलब ये तो सर, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जो शायद हर किसी को बिल्कुल मतलब होनी चाहिए सबके लाइफ स्टाइल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर हम अगला हम थोड़ा सा बात करें, मुझे थोड़ा सा ये भी पूछना है कि ऐसे ऐसे कोई इंटरेस्टिंग केसेस जो आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ, कि ऐसा आपके साथ कुछ हुआ था, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लोग आए थे कि जिनको कुछ अलग ही कुछ चीज़ थी। अब शायद मुझे लगता है कि आप नाम तो ऐसे नहीं बोल सकते, बट कुछ अगर हमारे आप शेयर कर पाएँ। देखिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं हम जी पर हाँ कुछ एक आधा केस मैं आपके सामने वो डिस्कस कर सकता हूँ, जी बट मैं नाम वगैरह उनको डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ एक साइनोप्सिस टाइप से दूंगा, एक समरी टाइप से केस की, है ना। तो हमारे पास ज़्यादा जो केस नाक कान गले के आते हैं, है ना, ईएनटी के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जिसमें गले के खासकर गले में कैंसर है सपोज, है ना, वो जो वोकल कॉर्ड में या थायराइड के कैंसर वगैरह के साथ हैं। ओके। तो कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि उनके पास
इकोनॉमिकली जो है वो नहीं है पेशेंट, है ना, या और जी या कोई सुविधा वगैरह भी नहीं है उनके पास में, जी। या है ना। तो ऐसा एक वाकया एक बार आया हमारे पास में। तो पेशेंट ऑफ ओपीडी के बाहर जो है वो ही स्टार्ट क्राइंग, मतलब कि मेरा है कोई नहीं है। ओके अच्छा। और थे भी वो दूर से आए हुए थे, काफ़ी कानपुर की तरफ से कहीं से गए। तो उस केस में अब आप क्या करोगे, आप दुविधा में हो कि भाई आपको एक अटेंडेंट चाहिए, आप सपोज बायोप्सी भी लेते हो अगर पेशेंट की, आपको एक अटेंडेंट चाहिए, है ना। तो खैर हमने फिर संपर्क साधा उनके, फिर जो लड़की थी, जो उनकी डॉटर थी, उनको हमने बुलाया। अच्छा। और फिर एनजीओ की सहायता से और अपनी तरफ से करके उनकी पूरी की पूरी जो है हमने जो है उनकी चिकित्सा बायोप्सी से लेके पूरी रेडियोथेरेपी तक जो है हमने उसको करवाया फिर, है ना। तो सर ये जो हमारा शो है इसमें हम इनोवेशन पे बहुत जोर देते हैं, और अगर मैं आपकी फील्ड की बात करूं तो मतलब देखिए मतलब क्या कहते हैं, मेडिकल फील्ड में कुछ ना कुछ आइडियाज़ तो होते ही हैं, सबके पास कुछ नया है करने को और चीज़ें कैसे इम्प्रूव की जा सकती हैं, सबके पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ हैं। बट अगर मैं ईएनटी फील्ड की बात करूं तो ईएनटी फील्ड में क्या कुछ ऐसा नया है जो लोगों को जिसकी जानकारी होनी चाहिए? तो ईएनटी में आजकल जो हम बोलते हैं, एक तो उसको बोलते हैं ड्यूरा टू प्लूरा। ड्यूरा मीन्स ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा, और प्लूरा मीन्स छाती का, लंग्स का नीचे की लेयर, है ना। तो आजकल जो चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है। तो एआई का रोल क्या है? मतलब एआई की सर देखिए, एआई तो अगर हम बात करें मतलब लोग इस पे काफ़ी बटे हुए हैं, मतलब जब ब्लैक एंड वाइट पूरा रहता है कि कोई कोई बिल्कुल अच्छा मानेगा, कोई कहेगा कि इससे दूर रहो, राइट। बट अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो अगर कोई भी चीज़ के दो साइड्स होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एआई से आपके काम पे क्या फर्क पड़ा है, क्या वो अच्छे के लिए है या क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ से शायद नुकसान भी हो सकता है? तो फिलहाल तो एआई जो है वो अभी इंडिया में, भारत में तो मेडिकल फील्ड में खासकर वो मैं बोलूँगा फेज 1 में है। जी फेज 1 में। फेज 1 में इन द सेंस कि वो टिपिकली यूज हो रही है आइदर प्रोसेसेस के लिए, है ना। ओके। है ना, फॉर डेटा एंट्री और डेटा एक्सट्रैक्शन लाइक दैट, है ना। ओके। ठीक है। और या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, है ना, टू एक्वायर द डेटा, है ना, ठीक है। ओके। और आगे चल के हमको देखना पड़ेगा ये इसका क्या रोल और आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब अगर सर हम डायग्नोस्टिक्स फील्ड की बात करते हैं तो एआई से शायद डॉक्टर्स की भी उस चीज़ में तो हेल्प हो पाएगी कि कोई भी अगर चीज़ है जो और इजी और जल्दी हो पाए डायग्नोज, कि अगर जैसे मान लीजिए अगर हम उसकी बात करते हैं कैंसर की, तो उसके लिए अभी मुझे नहीं लगता कि आम आदमी के लिए कोई ऐसा उसके पास कोई टेस्ट है या कोई ऑप्शन है कि कोई भी आम आदमी अपने लिए मतलब हर 6 महीने 1 साल में जाके जब वो करा पाए टेस्ट कि उसको कहीं पर कैंसर तो नहीं है। मुझे तो ऐसा शायद नहीं लगता अभी। देखिए अगर विख्यात ऐसा है कि एक होता है स्क्रीनिंग, उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, है ना। ओके। तो कुछ कुछ कैंसर्स में स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं, पर अभी जागरूकता उस लेवल पे नहीं है। समाज में हमको जागरूकता लेके आनी है। ब्रेस्ट कैंसर हो गया जैसे, है ना, या अपर जीआई ट्रैक्ट के कैंसर हो गए, है ना। तो उस केस में हमको जागरूकता लेके आनी पड़ेगी। पेशेंट के अंदर एच पाइलोरी तो नहीं है, ठीक है। माउथ के हो गए, माउथ के अंदर में अगर कोई वाइट पैच है या रेड पैच है और नॉन रिस्क फैक्टर है, पेशेंट तंबाकू खा रहा है बहुत लंबे टाइम से, या तंबाकू का सेवन कर रहा है जी, उस केस में वो रेगुलर अगर चेकअप कराएगा अपना और स्क्रीनिंग में जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो जल्दी चीज़ पकड़ में आएगी। और सर अगर हम जेनेटिक उसकी बात करें, अगर मान लीजिए क्या पेरेंट्स को था बिल्कुल बहुत सही कहा, तो फिर शायद चांस हाई हो जाते हैं। तो अब ये नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं, ओके, जिनको हम बोलते हैं ना रिस्क फैक्टर्स। जी जी जी। तो इन रिस्क फैक्टर्स को अगर हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें और उनका फिर स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम, ओके, तो ये चीज़ बहुत जल्दी पकड़ में आ सकती है। उसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, मास लेवल पर जागरूकता जरूरी है उसके लिए। और सर जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर के उसमें भी अभी बोला था, तो स्टैट्स तो सर ये कहते हैं कि गांव में, रूरल एरियाज में आज भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ना के बराबर हैं, और जो
शहरी एरिया हैं उनमें काफ़ी लोगों को हो चुका है या हो रहा है, या लोगों को जो पता ही नहीं है कि उनको है। तो ऐसा सर इस चीज़ का क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? तो दो सिनेरियो हैं, एक हो गया आपका अर्बन और एक हो गया रूरल। ठीक है, गांव के एरिया में जो है वो ब्रेस्ट जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो होते हैं वो बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा खान पान, क्योंकि तंबाकू का सेवन वहाँ पे भी कर रहे हैं जी, है ना। तो मुंह के कैंसर तो इंडिया में हम बोलेंगे कि हर ज्योग्राफिक हर लोकेशन पे ज्योग्राफिक मिल सकते लोकेशन में हैं। है। और हाँ, अर्बन और रूरल जो है वो डिवाइड तो है। मतलब लाइफस्टाइल का ही फर्क है कि शायद गांव के लोग थोड़ा सा ज़्यादा धूप में रहते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, या फिजिकल जो वो होती है लेबर वो उनका ज़्यादा रहता है। और अगर हम वहीं शहर की बात करें तो लोग एसी में बैठते हैं, 6-6 घंटे ठंड आ रखी है तो हीटर में बैठते हैं। तो मतलब जैसे कहते हैं ना सहन शक्ति, जी मेरे पापा बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को, कि आदमी में सहन शक्ति होनी चाहिए हर चीज को झेलने की। कि अगर आपको ये है कि एकदम से वो लगी ठंड और आपने भाई कंबल ओढ़ लिए, आपसे बिल्कुल वो नहीं हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये है कि मैं इंड्योर करूंगा इस चीज को जिससे कि मेरी बॉडी अडेप्ट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन है ना। तो डिसिप्लिन वो लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, थोड़ा कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा शरीर को टाइम दे रहे हैं, योगा कर रहे हैं जी, है ना, और अपना खान पान जी एकदम ठीक तरह से कर रहे हैं। पर सर अब आज की डेट पे खाने में भी मतलब मिलावट के इतने केसेस होते हैं कि आदमी को ये नहीं समझ में आता कि क्या अच्छा है और क्या, मतलब अगर मैं क्या सब्जियों की बात करूं तो उसमें क्या फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें आप के ऊपर वैक्स की कोटिंग के वो अच्छा दिखे, और या फिर उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं खुद से कि ज़्यादा यील्ड हो उनकी, या फिर मतलब ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। और इसके ऊपर अभी कोई ऐसा मतलब रेगुलेशंस तो हैं, बड़ी कंपनीज के लिए हैं, बट अगर कोई गांव के अंदर बैठ के कहीं पर कुछ कर रहा हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि, और मतलब अगर मैं दूध की भी बात करूं, बाकी सब जो वो हैं ब्रांड्स, उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो होते हैं, क्योंकि दूध सर 6-8 घंटे अगर बाहर छोड़ दो तो हो जाता है खराब, बट उनके 1 दिन 2 दिन तक नहीं होते, तो कुछ तो मिक्स होता है। और ज़्यादातर आज हमारा देश ऐसे ही सब चीज़ों का सेवन कर रहा है। तो इस चीज़ पे कुछ राय? देखिए ऐसा है विख्यात की कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं जो हमारे हाथ में होती हैं। ओके, तो हम 2-3 चीज़ें लेके चलते हैं, होस्ट फैक्टर, एनवायरमेंट फैक्टर और जेनेटिक्स फैक्टर्स। ओके ओके, तो होस्ट फैक्टर क्या हुआ? होस्ट मतलब सपोज हम है, ठीक है, हम अपने क्या चेंज कर सकते हैं जी, ठीक है। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, पौष्टिक आहार लें, बिल्कुल, कसरत करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जी, स्ट्रेस कम लें, अपने नियम एक्टिव रहें जी, है ना। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है शरीर है ना, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और इन फिर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं है ना, ठीक है, कि पॉल्यूशन को थोड़ा कम करने के तरीके है ना, हम सबको जागरूक करें, तंबाकू का सेवन कम से कम करें जी, ठीक है। तो ये फैक्टर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, जेनेटिक फैक्टर्स वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिल्कुल। तो जो कर सकते हैं वो हमको करने में आगे आना चाहिए। पूरे सब कम्युनिटीज को, सब डॉक्टर्स को, लोगों को भी, स्टेक होल्डर्स को, लोगों को भी, जनता को भी, सबको जो है इसके ऊपर एकजुट होकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर इस पे अगली चीज़ जो आती है निकल के वो ये है कि अगर कोई इंसान जो एनसीआर में रहता है, अगर हमारे यहाँ की बात करूँ तो पोल्यूशन हवा में इतना ज़्यादा है कि AQI ज़्यादातर 350 से ऊपर रहता है, और होना चाहिए शायद 20, 30, 40, 50। तो हम लोगों के लिए जो, ऐसे अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो कि एक दिन में 8-10 सिगरेट जितना स्मोक हम इनहेल कर लेते हैं क्योंकि एयर में है। तो हम लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हमें लंग कैंसर ना हो, क्योंकि
वही एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे उसमें रहता हूँ एनवायरनमेंट में जहाँ पर दिन रात धुआं ही है, तो मैं खुद का बचाव, ये 3-4 चीज़ें जो कोई भी आदमी फॉलो कर पाए, ऐसा कुछ। तो विख्यात एयर पॉल्यूशन में ऐसा है कि कुछ फैक्टर्स, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि डीजल के व्हीकल्स कम से कम इस्तेमाल करें हम, है ना। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, जी। या सीएनजी वगैरह है पहले से, जी। है ना, तो उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें हम। साइकिलिंग का, मैं साइकिलिंग के ऊपर जोर दूंगा, साइकिलिंग करें जिससे कि भाई आप अगर आप स्वस्थ हैं तो आज साइकिलिंग कर पोल्यूशन सकते भी हैं, नहीं होता और हेल्थ भी अच्छी हेल्थ होती भी अच्छी होती है, दोनों काम आपके हो गए, है जी। ना। पॉल्यूशन भी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी आपके लिए अच्छा है वो। है जी। घर में क्या कर सकते हैं, तो ऐसे पौधे रखें जो कि थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, है ना, जो रात को भी ऑक्सीजन दे। जो रात को भी ऑक्सीजन दें, है ना। तो बिल्कुल। वो ऐसे पेड़ पौधे हम लगाएं, जी। है ना। और तो इन सब चीज़ों का हम अगर ध्यान देंगे, और तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी कुछ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट सर। इसके अलावा जैसे अगर हम उसकी बात करते हैं कि मैं जब आपके बारे में रीड कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि सर आपके मतलब काफ़ी एक लंबी एक चेन ऑफ क्लिनिक्स हैं आपके पास, और आई थिंक शायद 12 क्लिनिक्स आप मतलब उसमें था जब के, तो उसमें क्या था कि थोड़ा सा कि आई थिंक 6 हमारे आईज पे फोकस्ड है एंड 6 हमारा ईएनटी साइड पे है। हाँ, ऐसा ही है? जी जी जी। तो इंटीग्रिटी के नाम से हमने ये बनाए हैं। तो ये चेन है, 6 जो है 6 ईएनटी के हैं, 6 आईज के हैं मतलब। तो सर इसमें अपने पास डॉक्टर्स कितने हैं हमारे पास सर, हमारे पूरे नेटवर्क में? ऑलमोस्ट 30 के आसपास। 30 के आसपास। और नंबर ऑफ लोकेशंस आई थिंक 7 लोकेशंस पे ऑल अक्रॉस इंडिया अभी हमारे क्लिनिक्स हैं, हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ओके। सर एक चीज़ और थी, जैसे अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो उनके लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोगों के प्रति वो क्या है? डॉक्टर जो भी निकलता है उसको अपने एथिक्स और अपने एटिकेट्स, इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जी। और वैल्यू, जो उसकी कोर वैल्यूज हैं जी। वो क्या है, समाज की सेवा, रोगी का अच्छा हो, है ना। बिल्कुल। रोगी जो है, पेशेंट फर्स्ट, है ना, ये कोर वैल्यूज है। इस पे आपको टिके रहना है। इस पे अगर डॉक्टर इस पे टिका रहेगा तो वो पेशेंट का भला ही होगा। तो सर मुझे थोड़ा सा ये भी और पूछना था कि ऐसे कौन से कोई फेमस पर्सनालिटीज या ऐसा कोई नामी लोग जिनको आपने कुछ ट्रीट किया हो पर्सनली, ऐसा कुछ स्टोरी अपने पास? बहुत सारे हैं, पर हमारे लिए कोई सब बराबर है, कोई फेमस पर्सनैलिटी हमारे लिए नहीं है। चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, पेशेंट है हमारे लिए। वो हम ऐसा किसी को वीआईपी या बस वो मतलब ट्रीटमेंट सबके लिए सेम है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो? किताब में जो ट्रीटमेंट लिखा है वो सबके लिए सेम है। किताब में जो ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा वो बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मतलब वैसे भी जस्ट के कोई भी इंसान जो कोई भी मतलब प्रोफेशन के लिए हार्डवर्क कर रहा है, उन बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस है कि उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए फ्यूचर के लिए अपने? तो एडवाइस यही रहेगी कि जो हमारी कोर वैल्यू है इस ऑक्यूपेशन की, एज अ चिकित्सक, तो वो है समाज सेवा, पेशेंट फर्स्ट। बाकी सब चीज़ें अपने आप सही समय पे अपने आप आ जाती हैं। ओके। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप अपना जो आपका सीधा जो आपका लक्ष्य है, जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए लोगों पे। बाकी सब फेम, पैसे, बाकी सब चीजें अपने आप सेकेंडरी है, सब अपने आप टाइम से आ जाती है। तो सर जाते जाते कोई ऐसी एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे उनके फ्यूचर के बारे में या उनके हेल्थ के बारे में? तो हमारी जो चेन है इंटीग्रिटी, वो मानव सेवा के लिए, चाहे नाक कान गले के मरीज हो, चाहे आंखों के मरीज हो, उनके लिए हम तत्पर हैं। हर उसके लिए कभी भी कोई भी आ सकता है, अपना इलाज करा सकता है ना। और आपसे क्या सीने की टीम से मिलके आज बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और
बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं आप, विख्यात यश एंड अद्वित, है ना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स ऑल्सो एंड योर पॉडकास्ट, ये और काफ़ी आगे तक जाएगा। आज इतनी बातें करने के बाद मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं भी अपनी हेल्थ पे पिछले काफ़ी टाइम से बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है आप सब में भी ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो खुद से रोज़ बोलते हैं कि शायद आज हम कुछ अपने लिए अच्छा करेंगे, अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे, बट वो नहीं हो पाता है। मे बी वी शुड ऑल प्रॉमिस आवरसेल्व्स कि इस साल 2024 में हम खुद पे और अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देंगे, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। और वो लोग जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग इस देश का फ्यूचर हैं, और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट।